तो धारिता और संधारित्र दो चीजें हैं। धारिता निकालना सीखेंगे संधारित्र की, और संधारित्र भी कैसा, समांतर प्लेट संधारित्र। मैं इधर लिख देता हूं, समांतर प्लेट संधारित्र की बात करेंगे बेटा। किसके, समांतर प्लेट संधारित्र की बात करेंगे। और समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसकी धारिता निकालते हैं। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र बोर्ड के नजरिए से, BOARD, बोर्ड एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर तक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है, एकदम राय राय कर देंगे, इसको पढ़ लेंगे, मजा आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका काम है बेटा, क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, राय राय और राय, ये तीनों राय फटाफट से कर दीजिए बेटा। तीनों राय जितनी बार हो सके जल्दी 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 से, राय राय राय। कितनी बार लिखूं मैं, करे कि नहीं आप लोग, मैं लिखता रहूंगा, बता रहा हूं, जितनी बार आप नहीं करोगे उतनी बार मैं लिखता ही रहूंगा। राय 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 चलता रहेगा, जल्दी करिए फटाफट से। कर दिया क्या सबने, जल्दी बताइए। हाँ, देखो मजा तभी आएगा जब दोनों तरीके से एकदम मजे वाली बात रहे, ठीक है। एक तरफ से रहेगी तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, जल्दी से फोकस करते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पर मैंने आपको कल रिकैप में आपको बता दूं कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। तो लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको क्या बताया था, लेक्चर नंबर 8 में मैंने धारिता के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी बेटा, धारिता के बारे में बात की थी। धारिता क्या होती है, धारिता, कैपेसिटेंस सी की बात की थी, कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। धारिता के बारे में, वैद्युत धारिता सी के बारे में बात की थी। हमने बताया था Q बराबर आता है CV के, तो C बराबर आ जाता है Q/V, जो कि होता है कूलाम, कूलाम, ठीक है, पर वोल्ट। और कूलाम पर वोल्ट को ही हम फैरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फैरड, ठीक है, F से निरूपित करते हैं। तो ये आपको कल मैंने आपको बता रखा है, ये चीजें, ये सारी चीजें आपको मैंने कल बता रखी है। एक फैरड की परिभाषा क्या होती है, अगर एक फैरड कोई पूछे तो एक फैरड का मतलब है 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट, ठीक है। अगर 1 कूलाम आवेश देने से किसी चालक की धारिता अगर निकालना है मुझे, तो 1 कूलाम अगर आवेश देने से उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो हम कहेंगे उस चालक की धारिता जो है वो 1 फैरड की है। एक चीज और बताया था, एक गोलीय विलगित चालक की धारिता हमने निकाली थी, ठीक है, जिसकी त्रिज्या R थी। मैंने कहा था इसको अगर Q आवेश दे रहे हैं और उसके विभव में V वृद्धि हो रही है, तो Q बराबर CV के अनुसार चलो, Q बराबर CV के अनुसार चलते हुए हमने देखा कि जो C आया था वो आया था 4πε0 गुणे R के। मैंने दिखाया आपको कि जो धारिता होती है वो रेडियस, जो त्रिज्या होती है, आकार जो होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बताया था कि नहीं, जल्दी बताओ एक बार। अरे बताया था कि नहीं, ये पढ़ा था ना हमने कल, हमने ये पढ़ा था या नहीं, जल्दी से राय राय करो, जल्दी से बताओ एक बार। कल हमने ये दोनों टॉपिक पढ़े थे या नहीं, अरे बच्चा कैसी बात कर रहे हो, पढ़े थे कि नहीं। हाँ हाँ जी बच्चे, तो पढ़ लिए हम, ये टॉपिक पढ़ चुके हैं हम, है ना। अब ये टॉपिक अगर पढ़ चुके हैं तो ये टॉपिक बेसिक था, मैंने कहा था ना ये बेसिक है। अब हम थोड़े से संधारित्र की बात करेंगे। तो पहले संधारित्र का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बात करेंगे। तो पहले संधारित्र का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, संधारित्र होता क्या है, संधारित्र है क्या। तो धारिता हमने पढ़ रखा है, ये धारिता के बारे में हमने बताया था, Q बराबर CV आपको बता रखा है। ये बच्चे नहीं आए थे कल, वो देख सकते हैं, C बराबर Q/V, ये परिभाषा लिखी है, कल की ही बात है, ये आपको याद रखना है। और इसका मात्रक होता है F, मतलब फैरड, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसका मात्रा, इसका आपको विमीय सूत्र भी निकालना मैंने सिखाया था, विमीय सूत्र भी दिखा देता। आज हम बात करने वाले हैं संधारित्र की, ध्यान से सुनना, आज हम बात करने वाले बेटा संधारित्र की। अब संधारित्र शब्द है क्या, संधारित्र को आप कैपेसिटर बोलते हैं बेटा। संधारित्र को क्या बोला जाता है बेटा, कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं, देखो आप बोरवेल वगैरह होगा, अगर आपके आप अपने घर में देखे होंगे, जो पंखा वगैरह होता है, चाहे वो स्टैंड फैन हो, है ना, फर्राटा जिसको बोलते हैं, चाहे वो फैन हो, टेबल फैन हो, या फिर ऊपर जो पंखा लगा है सीलिंग फैन हो, किसी भी पंखे की बात करें तो पंखा हो या कूलर हो, उन सब में लगा होता है, आपने देखा है क्या लगा रहता है, कंडेंसर। आप बोलते हैं ना, एक शब्द बोलते हैं कंडेंसर,
कंडेंसर, कंडेंसर संधारित्र ही है, इसका ये पुराना नाम है, पुराना नाम है, नया नाम और जो ज्यादा प्रचलित नाम है वो संधारित्र। कंडेंसर बोलते हैं जब वो बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाता है, बन चुका होता है, जब उसको यूज किया जाता है। संधारित्र जो है ये सिद्धांत है, संधारित्र एक सिद्धांत है, कंडेंसर एक डिवाइस है। तो कंडेंसर जो होता है ना वही होता है संधारित्र। वो वास्तव में संधारित्र ही है, लेकिन वो बना बनाया संधारित्र, उस संधारित्र के सिद्धांत पर बना दिया गया है और एक डिवाइस बना दी गई है पंखे में लगाने के लिए। तो अब थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं। कंडेंसर आपने सुना है, कंडेंसर सुना है कि नहीं? एक बार जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, कंडेंसर सुना है ना? ऐसा होता है, ऐसा आपने देखा होगा, इस तरह से ऐसे है ना, लंबा लंबा सा होता है ऐसे, और इसके अंदर से दो तार ऐसे निकले होते हैं, तो ये कंडेंसर होता है। देखा है कि नहीं? हाँ जी बच्चे, क्या हुआ क्या हुआ, क्या बकवास चल रही है? ये क्या बकवास चल रही है? पढ़ाई नहीं करना तो बताओ फिर, राय राय नहीं करना है क्या? तो कंडेंसर आपने दे रखा है। अब संधारित्र की बात करेंगे। संधारित्र जो है आपके भौतिकी की हिसाब से चलें, अगर भौतिक विज्ञान के हिसाब से चले तो भौतिक विज्ञान में संधारित्र का बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र को थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूं मैं। संधारित्र क्या है? तो संधारित्र वैद्युत ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए या संचित करने के लिए, संचित मतलब स्टोर करने के लिए एक डिवाइस है, एक तरीका है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को संचित करने का एक तरीका है, एक युक्ति है, जिसको हम संधारित्र कहते हैं। तो सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं कि वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा किस रूप में? आवेश के रूप में, आवेश बोल सकते हैं। वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत आवेश को संचित करने की, संचित, संचित नहीं बेटा, संचित, ठीक है, संचित करने की एक युक्ति है, युक्ति है, एक तरीका है। ठीक है, इसी को संधारित्र। तो संधारित्र क्या है? विद्युत ऊर्जा को संचित करने की एक युक्ति है। इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकता हूं, या इसको मैं बोलूं किसी चालक के हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूं, किसी वस्तु या चालक के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलना चाहूं, इसकी परिभाषा देना चाहूं, ठीक है, अब किसी चालक के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूं तो इसको हम बोल सकते हैं किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, ठीक है, धारिता बढ़ाने की युक्ति है। धारिता किसकी? संधारित्र की धारिता युक्ति है। ठीक है, मतलब आकार नहीं बढ़ा कर रहे हैं, लेकिन हम आवेश ज्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। अरे अब कैसे? तो एक आपको कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था बेटा, ध्यान से सुनना, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, कौन सा चैप्टर? जब पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसमें आपको एक चीज पढ़ाया था मैंने, एक टॉपिक पढ़ाया था। टॉपिक का नाम आप याद करिए, टॉपिक पढ़ाया था कि नहीं? जब वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ाया था तो हमने पढ़ाया था आपको आवेशन की विधियां, पढ़ाया था कि नहीं? आवेशन की विधियां पढ़ाया था। यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं, जितने कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूं। आवेशन की विधियां पढ़ाया था। अब आवेशन की विधियों में से एक आवेशन की विधि थी, एक प्रकार था, देखो, एक घर्षण के द्वारा आवेशन था, एक था प्रेरण के द्वारा आवेशन। कैसा था? प्रेरण के द्वारा आवेशन पढ़ाया था क्या? हाँ जी बच्चे, पढ़ाया था क्या? याद आया सबको? प्रेरण के द्वारा आवेशन पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया था ना, पढ़े थे हम ना। तो प्रेरण के द्वारा जो आवेशन पढ़ा था वही तरीका मैं लगाता हूं। अब जो हमने कल पढ़ा उसको भी थोड़ा समझो, बहुत सारी कहानियां हैं, पहले सारी कॉन्सेप्ट को समझो, इसके बाद संधारित्र तो ऐसे
चुटकी में समझ में आएगा, चुटकी में, ठीक है। तो पहले समझो कि एक चालक को हमने आपको कल बताया कि एक चालक है और इसकी त्रिज्या अगर r है और इसकी अगर इसको आवेश में q दे देता हूं तो इसके विभव में अगर परिवर्तन हो जाता है या विभव इसका v बढ़ जाता है तो इसकी धारिता में, चालक की धारिता c बराबर हमने कहा कि होता है q बाई v होता है, जो कि बराबर आ गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के। यहां पर मैंने आपको बताया कि चालक की जो धारिता है c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, मतलब कि आकार पर निर्भर करती है, आकार पर, ठीक है, आकार पर निर्भर करती है। मतलब जितना बड़ा चालक होगा वो उतना ही ज्यादा आवेश को धारण कर सकती है, ठीक है। तो वस्तु का आकार अगर बड़ा कर रहे हैं, चालक वस्तु का आकार अगर बड़ा कर रहे हैं, तो चालक का आकार जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी धारिता उतनी ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि मैं संधारित्र जब पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो मैं कह रहा हूं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार को हमें नहीं बड़ा करना है, लेकिन हम उसकी धारिता को बढ़ा देंगे। अब ये क्या तरीका है? तो ये करने के लिए मुझे क्या चाहिए? ये प्रेरण द्वारा आवेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं किस तरह से बिना आकार में परिवर्तन किए हुए धारिता बढ़ा दूंगा। कैसे बढ़ाऊंगा? अब देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, अब आया है मजा। अब देखिएगा, यहां पर एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, दोनों उदासीन है। पहले दोनों उदासीन थी, ठीक है, ये उदासीन है और ये भी उदासीन है, मतलब कोई आवेश नहीं है। उदासीन मतलब दोनों पर कोई आवेश नहीं है। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ध्यान से सुनते रहना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए वस्तु को कुछ आवेश दे दिया, ए वस्तु हो गई आवेशित। ए वस्तु को हमने दे दिया प्लस क्यू आवेश। ध्यान से देखना, प्लस क्यू आवेश दे दिया तो ये प्लस क्यू आवेश चालक वस्तु पर है, तो चालक वस्तु क्या हुई है? चालक वस्तु इस तरह से आवेशित हो गई। प्लस क्यू आवेश इसको दे दिया, ठीक है, प्लस क्यू आवेश दे दिया। बस हम आवेश की बात कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे दिया। अब दूसरी वस्तु जो पास में रखी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरी वस्तु को हमने कोई आवेश नहीं दिया, ये अभी भी उदासीन है। देखते रहना, बस बहुत सारे चित्र बनाऊंगा मैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं जल्दी से। अब मैं इस वस्तु को पास में लेके जाऊंगा, प्रेरण करवाऊंगा, इस वस्तु को इसके तरफ लेके जाऊंगा। जब ए वस्तु को बी की तरफ लेके गया मैं, दूसरी वस्तु की तरफ, देखो मैंने सिर्फ एक वस्तु को आवेश दिया है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको लेके गया इसके पास, क्या हुआ बेटा? जब ए वस्तु को बी वस्तु के पास लेके गया तो हुआ क्या? तीसरा चित्र देखो, समझो। ए वस्तु को जब बी के पास लेके गए तो ये धनात्मक है, ये धनात्मक है। कितना है इस पर? प्लस क्यू आवेश है। इस पर जब इसको पास लेके आया, इसको पास बना लेते हैं थोड़ा सा, इस वस्तु को जब पास में लेके आया मैं, इस वस्तु को जब पास में इसके लाया, ठीक है, तो जो बी वस्तु थी उस पर आ गए बेटा ऋण आवेश। क्या आ गए? ये ऋण आवेशित हो गई। दूर दूर है, टच नहीं किया है हमने, दूर दूर है। इस पर आ गया इतना ही बराबर ऋण आवेश, माइनस क्यू ऋण आवेश प्लस क्यू धन आवेश। दोनों पर बराबर आवेश आ गया। लेकिन वैसे तो देखा जाए तो थोड़ा सा चित्र परिवर्तित करते हैं, थोड़ा प्रेरण डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको ये तरीका बता रखा है, मैं ये सोच के चल रहा था कि आपको पता होगा इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, बट आपको दिखा देता हूं। अब ये उदासीन है, उदासीन का मतलब होता है इस पर जितने धनात्मक है उतने ही ऋणात्मक है। तो इस पर क्या होगा? इस तरफ ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, पास में करेंगे तो आधे में, और आधे की तरफ चले जाएगा, एक तरफ हो जाएंगे, एक तरफ इकट्ठा हो गए धनात्मक आवेश, एक तरफ ऋणात्मक आवेश इकट्ठा हो गए, एक तरफ धनात्मक। तो मतलब मैं देखूं तो इस पर जितना प्लस क्यू आवेश है उतना ही यहां पर माइनस क्यू आवेश हो गया और यहां पर प्लस क्यू आवेश आ गया। ध्यान से देखिएगा एक वस्तु पर किस तरह से आवेश आ रहे हैं, प्रेरण हो रहा है। अभी इस पर जितना धनात्मक जितना ऋणात्मक था आवेश था, एक एक तरफ आ गए, ऋणात्मक सब एक तरफ हो गए, धनात्मक सब एक तरफ हो गए। जितना धनात्मक था उतना ही ऋणात्मक आवेश इस पर आ गया, और दूसरे तरफ धनात्मक आवेश इकट्ठा है, उस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो धनात्मक एक तरफ चले गए, आकर्षण की वजह से ऋणात्मक एक तरफ आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको, इसी चित्र को आगे लेके चलते हैं। ध्यान से देखना, इसी चित्र को आगे फिर से बनाता हूं मैं, इसी चित्र को मैं फिर से बनाऊंगा बेटा, ठीक है। इसी चित्र को फिर से देखिए, इसी चित्र को फिर से देखिए बेटा। ये ए वस्तु है, ठीक है, ए वस्तु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। ध्यान से देखते रहना, प्लस क्यू आवेश इस पर हैं, भरे पड़े आवेश हैं बहुत सारे, ठीक है, प्लस क्यू आवेश इस पर हैं, ठीक है। और जो बी वस्तु है उसको ध्यान से देखो, बी वस्तु जो है उसको ध्यान से देखो। जो बी वस्तु है, मैं कह रहा हूं बी पर एक तरफ ऋणात्मक आवेश हो गए हैं और एक तरफ हो गए हैं धनात्मक आवेश। ध्यान से देखना,
अब मुझे क्या करना है, इस पर जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश से देखा जाए तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। मुझे इसका धनात्मक आवेश हटाना है। अब बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इस एक लेक्चर में 20 तरह के कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, सारा गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना। यहां पर अब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा अर्थ के साथ, पृथ्वी से टच करा दिया, इसको बोलते हैं भू संपर्क करना। क्या कर दिया? भू संपर्क। भू संपर्क को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं अर्थिंग। घर में अर्थिंग लगते हैं ना, कि बल्ब फ्यूज ना हो तो अर्थिंग लगा देते हैं ताकि बल्ब को बचाया जा सके, ठीक है। उदासीन थी तो इसीलिए तो प्लस माइनस दोनों बराबर चार्ज है ना, जितना प्लस उतना ही माइनस है। अच्छा, भू संपर्क है, मैंने पहली वस्तु को आवेशित किया है, दूसरी वस्तु को आवेशित किया नहीं, दूसरे वस्तु के पास सिर्फ पहली वस्तु को लाया है, तो प्रेरण के द्वारा उस पर ऋणात्मक आवेश एक तरफ हो गया, धनात्मक आवेश एक तरफ। अब भू संपर्क जब कर दिया तो क्या हुआ? भू संपर्क का मतलब क्या है, पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट से हट करके एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना। एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। जब हम विभव की बात करते हैं तो पृथ्वी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पृथ्वी की। हम थोड़ी सी पृथ्वी की बात करने वाले हैं। अर्थिंग का मतलब क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, ध्यान से सुनना, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। कितना? पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। या हम पृथ्वी के बारे में कहें तो पृथ्वी एक चालक है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा या अनंत चालक है, बहुत बड़ा चालक है, बहुत बड़ा चालक हम मानते हैं। पृथ्वी को एक बहुत बड़ा चालक की तरह हम मानते हैं, पृथ्वी को बहुत बड़ा चालक। पृथ्वी का विभव मान के चलते हैं। पृथ्वी का विभव जो होता है बेटा, पृथ्वी का विभव जो होता है वो माना जाता है वो कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? शून्य। ये मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हम अर्थिंग क्यों कर रहे हैं, अर्थिंग करने का मतलब क्या है, उसको हम क्यों कर रहे हैं उसको समझिए। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। शून्य माने का मतलब क्या है? शून्य माने का मतलब है कि जो भी आवेश हैं, ठीक है, पृथ्वी में वो बराबर है धनात्मक आवेश। मतलब पृथ्वी इतनी बड़ी है कि कितना भी आवेश निकाल लो, कितना भी आवेश दे दो, पृथ्वी के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, इसलिए पृथ्वी का आवेश शून्य माना जाता है, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। क्योंकि पृथ्वी को कितना भी विभव, पृथ्वी को कितना भी आवेश दे दो, पृथ्वी को कितना भी आवेश पृथ्वी से निकाल लो, पृथ्वी के आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उसका आवेश एक तरह से संरक्षित है कुल मिला के। क्योंकि देखा जाए तो पृथ्वी बहुत बड़ी है बेटा, बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी है, ठीक है। और पृथ्वी पर से अगर हम कितनी भी आवेश निकाल लें और कितना भी आवेश दे दे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब पृथ्वी का विभव शून्य मान लिया, तो अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, जो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये है कि धनात्मक आवेश जो होते हैं और जो ऋणात्मक आवेश होते हैं, इनका सुनना। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की कहानी सुनना। जो धनात्मक आवेश होते हैं बच्चे, ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, निम्न विभव, ठीक है, और ये जाते हैं निम्न विभव से उच्च विभव। जो सुनो, धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ भागते हैं। जैसे दो वस्तुओं में से एक वस्तु का विभव उच्च है और एक वस्तु का विभव निम्न है, तो धनात्मक आवेश किधर जाएंगे? उच्च विभव से दौड़ करके आएंगे, निम्न विभव वाले वस्तु पर फैल जाएंगे, ठीक है। जब तक कि वस्तु क्या दोनों का विभव बराबर नहीं होगा तब तक आवेश भागते रहेंगे, ठीक है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर। इसी तरीके से जो ऋणात्मक आवेश है वो निम्न विभव से ऊपर की तरफ भागते हैं, उच्च विभव की तरफ भागते हैं, निम्न से उच्च विभव की तरफ भागते हैं। ध्यान से सुन रहा, निम्न से उच्च विभव की तरफ। तो जो ऋणात्मक वस्तु होती है, जब हम बात करते हैं एक धनात्मक वस्तु की, जब हम धनात्मक वस्तु की बात करते हैं तो जहां पर धन आवेश होता है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं दो वस्तुओं की कल्पना कर रहा हूं, मान लो ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु, ए वस्तु पर अगर मैं कह रहा हूं कि धनात्मक आवेश है, ठीक है, ये ए वस्तु पर धनात्मक आवेश है, इसका मतलब इसका विभव उच्च है। क्या है इसका मतलब? क्या हुआ? इसका विभव उच्च है। धनात्मक है, इसका मतलब क्या है? इसका विभव
उच्च है, विभव उच्च, इस वस्तु का विभव क्या है, उच्च है, उच्च मतलब ज्यादा है, हाई है। जब मैं ऋणात्मक की बात करता हूं, अगर इस वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है तो इसका मैं कहूंगा कि निम्न विभव वाली वस्तु है। ये कौन सी वस्तु है, निम्न विभव वाली वस्तु है। क्या है, निम्न विभव वाली वस्तु, निम्न विभव वाली वस्तु है। अब अगर इन दोनों वस्तुओं को एक तार से मैं जोड़ दूं, ध्यान से देखना, एक तार से मैं इनको दोनों को कनेक्ट कर दूं, एक तार से इनको टच करा दिया, दोनों को एक तार से टच करा दिया, तो जानते हो क्या होगा, जानते हो क्या होगा, जो प्लस क्यू है वो ए से बी की तरफ जाएगा, जो ऋण क्यू है वो बी से ए की तरफ जाएगा। समझ में आ रही है बात? देखो ध्यान देना, जो ऋणात्मक आवेश है वो निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ, मतलब बी से ए की तरफ भागेगा, जो पॉजिटिव है वो उच्च से निम्न की तरफ भागेगा, ऐसे भागेंगे। समझ में आई बात यहां तक? अब ये क्यों पढ़ाया मैंने आपको, ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैंने आपको बताया अर्थिंग को समझने के लिए। हमने क्यों टच कराया? अरे गधा है क्या तू, उदासीन होता है? जब उदासीन है तो कुछ नहीं है ना गधे, उदासीन है तो क्या है, आवेश की बात कर रहा हूं कि उदासीन की बात कर रहा हूं? बेवकूफ है क्या एकदम, उदासीन हो तो? क्या मतलब उदासीन हो तो क्या मतलब, क्या मतलब उदासीन हो तो मतलब क्या है? क्या है इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? उदासीन हो तो मतलब क्या? उदासीन का कोई विभव होता है क्या? जीरो होगा ना विभव, जहां पर कोई आवेश नहीं विभव जीरो होगा कि नहीं? गधों जैसे प्रश्न मत करना, जब बता रहा हूं समझा रहा हूं तो सुन। धनात्मक का मतलब उच्च, ऋणात्मक का मतलब निम्न, उदासीन का मतलब है ही नहीं, विभव ही नहीं है। इसीलिए तो पृथ्वी उदासीन है, तो बड़ा चालक है, पृथ्वी का विभव शून्य है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? फालतू के प्रश्न मत किया अगर बच्चे, ठीक है? चलिए, अच्छा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धन भागता है, और निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ क्या भागता है, ऋण भागता है। ठीक है? अच्छा, अब ये तब तक भागते रहेंगे जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता तब तक। ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी है आपके सिलेबस में, आपके इसी चैप्टर में ये टॉपिक भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये एकदम लास्ट में टॉपिक है, ये एकदम लास्ट में आएगा। ठीक है? आवेश का पुनर्वितरण, ठीक है, आवेश का पुनर्वितरण टॉपिक देख लेना, आपके चैप्टर में ही लास्ट में है आवेश का पुनर्वितरण, ये आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी कॉन्सेप्ट को समझना है कि धनात्मक आवेश उच्च से निम्न, ऋणात्मक आवेश निम्न से उच्च, इतना समझ गए? मतलब ऋणात्मक आवेश निम्न से उच्च का मतलब है कि निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ भागेंगे। निम्न विभव से उच्च विभव का मतलब है, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, यहां पर एग्जाम्पल की बात करूं, यहां पर मैं कहूं, यहां पर अगर मैं कहूं कि यहां पर आवेश है 5 कूलाम का धनात्मक, यहां पर 2 कूलाम का धनात्मक आवेश है। अगर दोनों को टच करवा दूं एक वस्तु से, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, दोनों को टच करवा दूं, बताओ धनात्मक आवेश किधर से किधर जाएगा? जल्दी से बताओ मुझे, धनात्मक आवेश किधर से किधर जाएगा? दोनों एक ही तरह वस्तुएं हैं, धनात्मक आवेश किधर से किधर जाएगा? ए से बी जाएगा या बी से ए पर जाएगा? ए से बी पर जाएगा या बी से ए पर? तो मैं देखूंगा तो धनात्मक आवेश किधर जा रहा है? ए से बी पर। धनात्मक आवेश की जो दिशा होती है, इसका जस्ट उल्टा मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऋणात्मक आवेश कहां जा रहा है? ऋणात्मक आवेश जा रहा है, इसका मतलब बी से ए पर। अब आप कहोगे कि सर ऋणात्मक आवेश तो है नहीं, तो आपको याद दिला दूं कि धनात्मक आवेश जैसी कोई चीज होती नहीं। आपको याद दिला दूं कि धनात्मक आवेश जैसी कोई चीज होती ही नहीं, आवेश ऋणात्मक ही होता है। आवेश धनात्मक का मतलब है जहां पर ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस वस्तु को कहेंगे वो धनात्मक वस्तु है। यही बताया था मैंने कि कोई वस्तु धनात्मक है, इसका मतलब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई वस्तु अगर ऋणात्मक है, इसका मतलब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, नहीं तो सभी वस्तुएं उदासीन होती। ये बता रखा है आपको, ठीक है? तो इसका मतलब है कि +2 से +5 की तरफ, मतलब इसको देखो तो ये निम्न विभव है, निम्न विभव है इसका। अगर मैं कहूं इसका विभव निम्न है, इसका विभव उच्च है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि दोनों की धारिता बराबर है, तो इसका मतलब विभव क्या है? इसका विभव अगर मैं V1 बोल दूं, इसका विभव V2 बोल दूं, और मैं कहूं कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? धनात्मक आवेश A से B पे जाएगा और ऋणात्मक आवेश B से A पर। जरूरी नहीं है कि ये ऋणात्मक वस्तु हो तभी इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है? जरूरी नहीं है, ठीक है?
क्योंकि 2 कूलाम धनात्मक का मतलब है कि अब इसमें 5 कूलाम धनात्मक है, इस पे 2, तो दोनों बराबर होने के, संतुलित होने की व्यवस्था करेंगे, संतुलित होना चाहेंगे। जैसे एक 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 बाल्टी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास 1 लीटर ठंडा पानी है, दोनों को मिला दो तो क्या होगा, ना तो 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा ना तो 0 डिग्री रहेगा, दोनों मिल जाएगा, कुछ ना कुछ 20 का टेम्परेचर आ जाएगा। वैसा सा ही कुछ हो रहा है, ठीक है, वैसा सा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच की चीजें आ जाएगी, संतुलित हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, संधारित्र वाले। जब मैंने भू संपर्क किया तो भू संपर्क का मतलब इसका विभव क्या है बेटा, विभव 0, विभव 0 है, ये याद रखिए, विभव 0 है। लेकिन उच्च विभव, देखो इस वस्तु को जहां पर टच कराया गया है, क्या है, यहां पर धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है। और हम जानते हैं पृथ्वी क्या है, बहुत बड़ा चालक है, तो चालक में क्या होते हैं, बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन और बराबर मात्रा में धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश, दोनों बराबर है, तभी जाके वो उदासीन है। तो इसका मतलब कि जब टच कराया तो विभव 0 है, और ये धनात्मक की वजह से इसका इस पार्ट का विभव देखूं तो उच्च है, इस पार्ट का। अब धनात्मक आवेश पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उन पर क्या लग रहा है, आकर्षण बल, इस वस्तु की वजह से, ए की वजह से। तो इन पर तो आकर्षण लग रहा है ए की तरफ, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएंगे, लेकिन धनात्मक आवेश को न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकल कर आएंगे और इस वस्तु पर पहुंच जाएंगे। कितने, प्लस क्यू के बराबर इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आएंगे और प्लस क्यू आवेश को 0 कर देंगे, मतलब माइनस क्यू आवेश आएगा, इस प्लस क्यू को 0 कर देगा। चित्र देखिए कैसा दिखेगा, चित्र कैसा दिखेगा। तो वस्तु हमारे पास ये ए है, जिस पर प्लस 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 करके प्लस क्यू आवेश मौजूद है, ध्यान से देखना, प्लस क्यू आवेश मौजूद है। बी वस्तु जो है, बी वस्तु जो है, बी वस्तु जो है, बी वस्तु जो है, उस पर क्या हो रहा है बेटा, बी वस्तु की बात करें, बी वस्तु की बात करें तो बी वस्तु क्या है, बी वस्तु पर अब जितना धनात्मक था वो खत्म हो चुका है, सिर्फ बचा है ऋण 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 ऋण, और ऋण आवेश बचा है, और ऋण आवेश है, और वस्तु निम्न, देखो निम्न विभव था ये, और उच्च विभव पर इलेक्ट्रॉन भाग के गए हैं, ठीक है। अब ये हो गया, मैंने अब इसको भू संपर्कित से हटा दूं, भू संपर्कित से हटा दूं, ये क्या बन चुका है, बी वस्तु बन चुका है माइनस क्यू आवेश। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, बिना वस्तु को टच कराए, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने वस्तु को बिना एक दूसरे से टच कराए मैंने क्या कर दिया, मैंने आवेश बढ़ा दिया। मैंने क्या किया, आवेश की मात्रा बढ़ा दी, मैंने धारिता बढ़ा दी। अब मैं इसको और प्लस आवेश देता चला जाऊं, इसको आवेश देता चला जाऊं, प्लस आवेश देता चला जाऊंगा, तो इस पर भी माइनस आवेश आता चला जाएगा, इस पर भी माइनस आवेश आता चला जाएगा। क्योंकि एक वस्तु की धारिता अगर सी थी और इसकी भी सी थी, तो अब सी और सी दो वस्तुएं हो गई उसी तरह से, और धारिता बढ़ गई, धारिता बढ़ गई। तो दो वस्तुएं जब पास में आई तो धारिता बढ़ गई, सूट अप, ठीक है। बात समझ में आई क्या, राय राय हुआ कि नहीं, एक बार जल्दी बताओ, राय राय हुआ क्या सबका, समझ में आई कि बात समझ में आई। बाल्टी की धारिता कैसे बढ़ाएंगे बेटा, यार मतलब तू सच में गधा है या गधा बनने की कोशिश कर रहा है? यहां पर हम वैद्युत आवेश की बात कर रहे हैं, बाल्टी वैद्युत आवेश होता है क्या, बड़ी बाल्टी बना ले बेटा, है ना, लोहार के पास चला जाए, उससे कह दे 500 लीटर की बाल्टी बना दे, कंपनी में चला जाए जो बाल्टी बनाती है कंपनी, उससे बोल कि हमें 5 लीटर की बाल्टी नहीं 500 लीटर की चाहिए, तो बाल्टी बड़ी बना के दे देगा, खरीद ले बच्चे, बाल्टी की धारिता बढ़ गई। नहीं तो फेंक दे उसको, तोड़ के फेंक दे बाल्टी को, खत्म, बाल्टी ही खत्म कर दे, धारिता लेना देना ही नहीं है। सेंसलेस बातें मत किया कर बच्चे, ठीक है, नहीं तो मुझे ब्लॉक करना पड़ जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि ब्लॉक करे, क्योंकि मुझे पता है तू अच्छा बच्चा है, पढ़ने में ठीक ठाक है, और बकवास करेगा तो मुझे मजबूरन करना पड़ेगा। अगर इस तरह से वाहियात क्वेश्चन पूछेगा कोई तो मुझे बिल्कुल एकदम मतलब एक रत्ती पसंद नहीं है वो, ठीक है। मेरे क्लास को कोई डिस्टर्ब करे और फालतू के, है ना, गधों जैसा सवाल पूछ के, तो मुझे 1%, जैसे कहते हैं ना फूटी आंख नहीं सुहाता, वही वाली चीज़ है, फूटी आंख मुझे वो पसंद नहीं, बच्चे जो फालतू की बकवास करते हैं। तू कह दे कि मैं अपने दूध के कटोरी की धारिता कैसे बढ़ाऊं कि इसमें 200 लीटर दूध मैं पी लूं रोज, तो मैं क्या करूं बेटा, है, या तो बोल तो मैं दूध बनाना स्टार्ट कर दूं, कटोरा बना बना के बेचूं, क्या चाहता है, फालतू की चीजें नहीं, ठीक है। तो मैं ये बोला कि मैंने परिभाषा लिखी, स्टार्टिंग में परिभाषा लिखी
कि किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना धारिता बढ़ा दी, ठीक है, या आवेश को इकट्ठा करने की जगह मैंने बढ़ा दी, सिर्फ एक दूसरा आवेश उसके पास में लेके आया और हो गया, ठीक है। किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना मैंने क्या की, उस पर हमने आवेश को धारण करने की उसकी क्षमता बढ़ा दी, मतलब उसकी धारिता बढ़ा दी, ठीक है। तो मतलब वो अब और आवेश इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक दूसरा चालक है जो उसकी मदद कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा चालक है जो उसकी मदद कर रहा है, तो इसको हम देते चले जा रहे हैं और इस पर ये इकट्ठा करता चला जा रहा है। तो एक चालक को आवेश दे रहे हैं, दूसरा चालक उसका मदद कर रहा है, और दोनों की मिल करके धारिता बढ़ गई, और इस वजह से क्या हुआ, धारिता बढ़ गई, मतलब अब आवेश को रखने की जगह बढ़ गई, मतलब आवेश रखने की जगह बढ़ गई। समझ में आई बात? तो आवेश रखने की जगह बढ़ गई। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम संधारित्र के कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और जो ये मैंने गोला बनाया है ये संधारित्र कहलाएगा, यही संधारित्र है। अब हम गोलीय संधारित्र नहीं पढ़ने हैं, हमें पढ़ना है प्लेट की तरह। अब हम चालक को किसी भी तरह ले सकते हैं, हमने यहां पर गोलीय वस्तुओं को लिया है, हम प्लेट ले लेंगे, समतल समांतर प्लेट ले लेंगे, दो प्लेट को पास में रखेंगे और उनसे बना देंगे संधारित्र। मैं एक संधारित्र बना रहा हूं, प्रूफ आज नहीं करूंगा, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं। मैं अब गोलीय चालक की वजह से, जैसे अभी तक मैंने गोला लिया था ना, तो गोला ना लेकर के जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखेंगे, लेकिन कैसे सीखेंगे बेटा, एक समतल चादर को लेके, एक धातु की चादर है, ठीक है, धातु की प्लेट जिसको बोलते हैं, चादर मतलब धातु की प्लेट, एक धातु की प्लेट है जिसको आवेशित करेंगे हम। ये मैं प्लेट को इस तरह से जानबूझ के दिखा रहा हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है, ये प्लेट है। इसी तरह की दो प्लेट रख लेंगे और दोनों प्लेट का क्षेत्रफल, इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, इस प्लेट का क्षेत्रफल a है, इस पर आवेश कितना दे दिया, प्लस q आवेश है, ठीक है। और आवेश घनत्व कैसे बोलते हैं बेटा, प्लेट पर आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, प्लेट पर आवेश घनत्व कितना है बेटा, सिग्मा, और सिग्मा बराबर क्या होता है, q बाई a, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये सिग्मा क्या है बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये पढ़ा रखा है आपको मैंने, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर q बटा a है, ठीक है, ये आपको पढ़ा रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इसी तरह की दो प्लेट, एक ही जैसे समरूप दो प्लेट लेकर दोनों प्लेटों को ऐसे, जैसे हाथ है ना, हाथ की तरह दोनों प्लेटों को ऐसे समांतर एक दूसरे के साथ खड़ा कर दूंगा। देखो ये ऐसे प्लेट खड़ी हो जाएंगी, तो इस पर एक पर धनात्मक आवेश देता चला जाऊंगा, एक पर ऋणात्मक आवेश अपने आप आता चला जाएगा, दोनों टच नहीं रहेंगी। तो मैं अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से संधारित्र दिखेगी आपको, संधारित्र का चित्र देखिएगा। मैं प्लेट को थोड़ा समांतर खड़ा करूंगा तो थोड़ी पतली सी प्लेटें दिखेंगी, एक छड़ जैसी दिखती हैं, रॉड जैसी दिखते हैं बनाने के लिए, लेकिन मैं यहां पर चौड़ा थोड़ा सा दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कम से कम आइडिया लगे। ये प्लेट है, आप मान के चलिए एकदम सीधा समांतर प्लेट बनी है, ठीक है। इस तरह से एक प्लेट और है यहां पर, इस तरह से दो प्लेटें हैं, दोनों का ये इसी तरह की दोनों प्लेट हैं, इस तरह की दोनों प्लेटें हैं ये, ठीक है। एक पर धनात्मक आवेश हम देते रहेंगे और एक पर ऋणात्मक आवेश अपने आप आता रहेगा। इस पर प्लस सिग्मा आवेश घनत्व होगा तो इस पर उतना ही बराबर माइनस सिग्मा आवेश घनत्व होगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल a है, दोनों कुछ दूरी पर रखी है, मान लो d दूरी पर रखी हैं, और दोनों पर आवेश सेम है, इस पर प्लस q आवेश है, इस पर माइनस q आवेश है, आवेश की मात्रा सेम है, और यही संरचना कहलाती है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट या प्लेट को कई बार पट्टिका भी बोलते हैं, समांतर प्लेट को कई बार समांतर पट्टिका संधारित्र बोलते हैं, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र को कई बार समांतर पट्टिका संधारित्र बोलते हैं। यही हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया हो कि समांतर प्लेट संधारित्र है क्या। इसको अगर संधारित्र को अगर सिंबल की बात करें, संधारित्र का प्रतीक, संधारित्र का प्रतीक मतलब
सिंबल कैसे दिखाते हैं, तो संधारित्र को सिंपल सा ऐसे सा दिखाते हैं। ये संधारित्र का चित्र है, ठीक है, संधारित्र का ये चित्र है सिंपल सा। दो डंडी दो समांतर प्लेट को बताती हैं और ये तार जुड़ा हुआ है जिससे इसको आवेशित किया जाता है, ठीक है, दो तार दो वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो इसको सीधा सीधा से हम ऐसे बनाएंगे जब, तो इसको आपको देखने में तो डंडी दिख रही है क्योंकि आप बगल से देख रहे हैं। जैसे मेरा हाथ आप देख रहे हैं इस समय, क्या दिख रहा है, हाथ का ये वाला भाग आपको दिख रहा है। ऐसे घुमा दूं तो ये हाथ पूरा दिखेगा, लेकिन अब बगल से देखोगे तो क्या डंडी जैसा दिख रहा है, सिंपल सा। घुमा देंगे तो पूरा दिखेगा, ऐसे कर देंगे तो ये डंडी जैसा दिखेगा, इसलिए बगल से देखने पर ये डंडी जैसा दिखता है। तो इसी तरह का हम संधारित्र लेंगे, इस पर धनात्मक आवेश हो जाएगा और इस पर ऋणात्मक आवेश उतना ही आ जाएगा। इस पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, इस पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, इस पर प्लस 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 आवेश, इस पर माइनस 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 आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी डी होगी और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र आएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की तरफ क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ये विद्युत क्षेत्र के बारे में बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D जो होती है ये कैसे आती है, इसका मैं प्रूफ बताऊंगा आपको। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, फिलहाल के लिए इतना ही है लेक्चर में। और जल्दी से चलते हैं, आज के लेक्चर में बस यहीं तक था, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये नेक्स्ट लेक्चर की बात है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा इसको। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर नेक्स्ट L नंबर 10 है ना, तो लेक्चर नंबर 11 में इसको आपको मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल क्विज की तरफ चलते हैं, क्विज की तरफ चलते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन आने को है, लेकिन सबसे पहले राय 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 और राय करना है। तो जल्दी से राय राय और राय कर दो ताकि मैं क्विज पर पहुंचूं। क्विज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो सबसे पहले क्विज आने के लिए राय राय तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर क्विज कैसे आएगा। कर दिए क्या, कर दिया सबने, अच्छा कर दिया। तो ये देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से करिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, मैं हट जाता हूं ताकि आपको क्विज का पूरा प्रश्न दिख जाए, साफ साफ दिखे प्रश्न। जल्दी से करिए, पहला क्वेश्चन ये रहा। बेटा रोने से, तिवारी बच्चे रोने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, पढ़ना पड़ता है बेटा, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आज बता दिया कि मैं कल क्या पढ़ाऊंगा, तो एक बार देख के आइए ना उस सब चीज़ों को, उन सब चीज़ों को देख के आइए एक बार, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये पढ़ाया जा रहा है और आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का देखो, विद्युत बल रेखा व समविभव पृष्ठ के बीच का कोण कितना होता है, ठीक है। वैद्युत बल रेखा व समविभव पृष्ठ के बीच का कोण कितना होता है ये आपको बता रखा है मैंने पहले ही। राय राय करो जल्दी से। हाँ कुछ बच्चे राय राय नाम भी रख सकते हैं अपना, चाहे तो अपना नाम रख सकते हैं राय राय, है ना, बहुत अच्छा नाम है ये वैसे। गेमर वेमर जो नाम रख रहे हो आप, है ना, फालतू का, उसके जगह पर आप राय राय नाम रख सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व विभव V के बीच में संबंध क्या है। मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये आप जानते हैं C नंबर इसका करेक्ट आंसर है ना। E बराबर माइनस डी वी बटा डी आर होता है, आर की जगह पे यहाँ x है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन बेटा, समविभव पृष्ठ व पृष्ठ के बीच का कोण कितना होता है विद्युत बल रेखा। तो मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, 90 डिग्री होता है बेटा। विद्युत बल रेखाएं जो निकलती हैं समविभव पृष्ठ से तो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री मतलब C नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। दोनों का आंसर C नंबर करेक्ट था। तो राय राय हो गया, राय राय हो गया बेटा आपका।